ये मान लिया जाए कि ईरान और अमेरिका की जंग खत्म नहीं होने वाली, ये मान लिया जाए कि अब ये कोई घटना नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है दुनिया का, जहां पर लोग मरते रहेंगे, लाशें गिरती रहेंगी, बच्चे बूढ़े सबको दफना दिया जाएगा। क्या ये मान लिया जाए? क्योंकि आज लाशें गिराई गई हैं, अमेरिका ने भी गिराई है, ईरान ने भी गिराई है, और इन दोनों मुल्कों ने दुनिया के सामने जो समझौता किया था उसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। और यही सवाल है, क्या ये न्यू नॉर्मल है कि ये दोनों मरेंगे और इनके लड़ने मरने में हम और आप अपनी जेब को लुटवाते रहेंगे? क्या ये न्यू नॉर्मल है कि हमारी टंकी का भाव रात को कम होगा और सवेरे हम उठेंगे और इन दोनों के मूड के हिसाब से हम पैसा खर्चा करेंगे? क्योंकि ईरान अमेरिका की जंग अब सिर्फ जंग नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई है। 5 महीने में 3 बार रुकी, 3 बार चली, हर बार लगा खत्म हो गई, हमने राहत की सांस ली कि चलो भैया अच्छा हुआ, पेट्रोल गैस डीजल सस्ता होगा, समोसा महंगा नहीं होगा, चाय महंगा नहीं होगा, सिलेंडर की मारामारी कम होगी। लेकिन फिर इन दोनों में से कोई एक पागलपन का शिकार होता है और उसका असर हम पर होता है। लेकिन आज सवाल यह है कि ईरान अमेरिका तो लड़ते मरते रहेंगे, हम कितने तैयार हैं? क्योंकि जो जवाब मैं आपको बताने वाला हूं आपको परेशान कर सकता है। हिंदुस्तान में फरवरी में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 94 का था, आज उसी दिल्ली में 102 के पार है। इंदौर जैसे शहरों में तो 115 है। और हैरानी यह है कि सरकार टैक्स नहीं बढ़ा रही है, सरकार तो राहत दे रही है आपको। मार्च में पेट्रोल की ड्यूटी 13 से 3 कर दी गई थी, डीजल 10 रुपए वाली ड्यूटी हटा दी गई थी, यानी टैक्स घटा लेकिन दाम बढ़ा। किस जंग से? उस जंग से जिसमें भारत का कोई सैनिक नहीं, जिसमें भारत गोली नहीं चला रहा, जिसमें भारत की तरफ से कोई है ही नहीं। तो पहला सवाल यह कि जब लड़ाई हमारी नहीं, मोर्चा हमारा नहीं, दुश्मन हमारा नहीं, तो फिर हम बिल क्यों दे रहे हैं? क्या हम तैयार नहीं हैं? सरकार के हाथ में सबसे बड़ा हथियार था टैक्स घटाना, वो तो मार्च में हो गया। अब अगर हमारी जेब से बिल ज्यादा आ रहा है तो फिर क्या होगा? क्या हम तैयार नहीं? और अभी अगर यह हाल है और यह जंग 5 महीने और चल गई तो हमारा क्या होगा? क्या यह हमें बर्बाद कर देगी? आज ये बहुत सारे सवाल हैं और सवाल यह भी कि मानवता का अंत करके ही मानेंगे क्या अमेरिका ईरान? क्योंकि खामनेई के जनाजे के बाद यह लगा था कि शायद अब ये दोनों भी समझ गए हैं कि एक दूसरे को मार काट कर कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन ऐसा लगता है ये समझे नहीं थे, ये रुके थे ताकि और तैयारी से आए एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। लेकिन हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं, आज हम ये समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान अमेरिका एक बार फिर लड़ने मरने और एक दूसरे को मारने पर उतारू हुए हैं। इस वीडियो की हम शुरुआत करें, अलग अलग टॉपिक्स पर एनालिसिस करें, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि भाई साहब आप भी अपनी तैयारी करके रखिएगा, सरकार को भी तैयारी करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ दीजिए, सरकार हमारा साथ दे, तभी इनके दंश से हम और आप बच सकते हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप हमारा साथ दीजिए, बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़िएगा ताकि हम अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर सके। अब शुरुआत करते हैं कि ईरान अमेरिका वॉर 3 बार रुककर भी खत्म क्यों नहीं हुई। तो सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या। कल रात क्या हुआ था? अमेरिका ने ईरान पर बम गिराए थे, ईरान के दर्जनों फौजी ठिकानों पर बम गिराए थे। अमेरिकी अफसर ने बताया कि इस बार बमबारी पिछली बार से दोगुनी थी। ईरान के दक्षिण में बंदर अब्बास, बुशहर और कई टापुओं पर धमाके सुने गए। अब पीछे चलते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। आपको याद होगा कि उनके सबसे बड़े नेता खामनेई को मारा गया था, जिसके बाद में ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया था। अब यह हॉर्मुज आप जानते हैं कि एक पतली सी समुद्री गली है, दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से निकलता है, यानी ईरान के पास दुनिया के तेल की टंकी है, या कहें उसका ताला है। अब वो ताला जब ईरान के पास था तो समझौता होता है, पहली बार समझौता कुछ हफ्तों में टूटा। इसी महीने अमेरिका ने 13 दिन लगातार बमबारी की। 24 जुलाई को ट्रंप ने फिर वॉर रुकवाई और 29 जुलाई को दोबारा शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि जब दोनों के पास इतनी ताकत है तो एक दोनों में से कोई जीत क्यों नहीं रहा? क्या दोनों में किसी का जीतने का इरादा है ही नहीं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बम गिरवाते हैं और बम गिरवा कर कहते हैं कि बातचीत जारी है, हम बात करते रहेंगे। यानी बम उनके लिए बातचीत का हिस्सा है, बात मनवाने का तरीका। ईरान भी खुद सीधा हमला कम करता है, उसके साथ ही गुट करते हैं, कभी इराक से कभी यमन से। इससे दबाव भी बना रहता है। ईरान ये भी कह रहता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो सीधा साधा बच्चा हूं। अब ये लड़ाई कितनी बदल गई है ये आप समझिए कि रॉयटर्स ये कहता है कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सैनिकों से उनके फोन जमा कराने की तैयारी है। वजह यह है कि मिसाइल गिरने के बाद ईरान को खुद पता नहीं चलता कि निशाना लगा या चूका। वो जानकारी उन्हीं सैनिकों के डाले हुए वीडियो से लेता है। यानी एक सैनिक घर बताता है कि वो सुरक्षित है और वही बात अगले हमले को ज्यादा सटीक बनाती है। अब आप सोचिए, फौज अपने ही सैनिकों के फोन से डरने लगी है। सवाल है अब आगे क्या? ट्रंप रुक भी गए तो क्या ये रुकेगी? क्योंकि इराक के गुट ईरान के कहने में भी नहीं है, और ईरान रुक जाए तो भी नहीं, क्योंकि यमन के हुती उसके नौकर नहीं है, चाबी दोनों में से किसी के पास नहीं है।
और यहीं से कहानी उठती है कि अगर ये लड़ते मरते रहेंगे तो फिर ये कितने देशों को मारेंगे। ईरान अमेरिका वॉर कितने देशों तक फैली ये भी समझना जरूरी है। शुरुआत में केवल 3 देश थे, अमेरिका, इजराइल, ईरान पर अटैक करते हैं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आज इराक में बम गिर रहा है, मिसाइलें जॉर्डन पर आ रही हैं, सऊदी अरब खुद हमला कर रहा है, यमन से समंदर बंद करने का ऐलान हुआ है और मिस्र तक आग पहुंच गई है। सबसे उलझी कहानी तो इराक की है। 28 जुलाई की रात अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक पर हमले किए। मरने वालों में 20 लड़ाके पीएमएफ के थे। अब ये पीएमएफ भी समझ लीजिए, क्योंकि यही पेच है। ये कोई पहाड़ में छिपे बागी गुट नहीं है, ये इराक की अपनी सरकारी फौज का हिस्सा है। तनख्वाह सरकार से मिलती है और ऊपर सीधे प्रधानमंत्री बैठते हैं। यानी अमेरिका ने अपने ही दोस्त की सरकारी फौज पर बम गिराए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सब कुछ इराक की सरकार से पूछकर हुआ। उस दिन इराक की सरकार ने बैठक करके इन्हीं हमलों को अपनी जमीन पर हमला बताया। अब दोनों बात तो सच नहीं हो सकती, और इराक अपने सैनिकों क्यों मरवाएगा। अमेरिकी सेना कहना है कि इन्हीं गुटों ने फरवरी से अप्रैल के बीच उसके लोगों और ठिकानों पर 600 से ज्यादा हमले किए थे। सऊदी अरब कह रहा है कि उसके तेल के ठिकानों पर इराक की जमीन से ड्रोन आए थे। पर इस बार सऊदी ने कुछ नया किया। 5 महीने चुप रहने के बाद उसने पहली बार माना कि उसने हमले किए। सवाल क्यों? रियाद के एक जानकार का कहना है कि सऊदी समझ चुका है कि चुपचाप दिया गया जवाब डराता नहीं है। अगर डराना है तो फिर आंख दिखाना पड़ेगा, आग लगाना पड़ेगा। वैसे आग यही नहीं रुकी। यमन के हुती ने सऊदी का समुद्री रास्ता बंद करने का ऐलान कर दिया। 29 जुलाई को मिस्र के दमियत्रा बंदरगाह पर एक अमेरिकी कंपनी के गैस टैंकर में आग लग गई। एक विदेशी कंपनी का शुरुआती अंदाजा है, जिसे मिस्र सरकार ने माना नहीं कि यह ड्रोन हमला था। अब इस पूरे हिसाब किताब में सबसे भारी कीमत जो है वो ईरान के आम लोग चुका रहे हैं, जहां की सरकार के मुताबिक इस महीने की बमबारी में 30 से अधिक लोग मारे गए। जो लड़ रहे वो अलग है, जिनकी जमीन इस्तेमाल हो रही वो अलग है, और जो मर रहे हैं वो अलग है। हालांकि ये उनकी टेंशन है। हमारी टेंशन क्या है? ईरान अमेरिका वॉर ने भारत को कैसे फिर से परेशान करना शुरू किया है, आप इसे समझिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले से बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं। एक पर रोज झगड़ा होता है, दूसरे पर पुलिस की पूछताछ है। तो आप कौन सा चुनेंगे? भारत ने झगड़ा वाला रास्ता चुना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जंग से पहले भारत का 41% तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले उसी रास्ते से आता था जहां आज बम गिर रहे हैं। लेकिन इस जंग के बाद अभी आज के दौर में 52% वहां से आता है। यानी पहले आधे से कम आ रहा था, अब आधे से ज्यादा। अब हुआ यह है कि भारतीय कंपनियों ने इसी दौर में रूस से तेल खरीदना काफी घटाया, और जो कमी हुई वो खाड़ी से पूरे करने की कोशिश की। रूस वाला रास्ता छोड़ने की वजह भी असली थी। अमेरिका का दबाव था कि रूस से तेल मत खरीदिए, पैसे के लेन देन की उलझन थी। यानी वो फैसला अपनी जगह गलत नहीं था, पर नतीजा यह निकला कि एक तरफ खतरा हटाने के चक्कर में दूसरी तरफ और बढ़ा लिया। और यही सवाल आज पेट्रोलियम मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि तेल कहां से आएगा यह तय करना तो उन्हीं का काम है। हालांकि सरकार ने भी इसमें कहा है। मार्च में सरकार ने साफ कहा था कि देश में कोई कमी नहीं है, 74 दिन का तेल जमा रखा गया। लॉकडाउन जैसी अफवाहें झूठी हैं। ये भी सही है कि भारत सिर्फ तेल खरीदता नहीं, उसे साफ करके आगे बेचता है। इसलिए बाकी देशों की तुलना में हमारी हालत बेहतर होनी चाहिए। और मार्च में जब रास्ता सबसे खतरनाक था तब भारत ने बात करके अपने जहाज हॉर्मुज से निकलवाए भी थे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको बात चुभेगी। जापान भी अपना ज्यादातर तेल खाड़ी से लेता है, पर उसने 254 दिन का तेल जमा कर रखा और हमारे पास सिर्फ 74 दिन का। वैसे अगर हमारे पड़ोसियों को देखेंगे तो उनके हाल बेहाल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के पास तो कुछ भी नहीं था। मतलब वहां स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़े, मोटरसाइकिल वालों को दिन में सिर्फ 2 लीटर। हमारे बचाव के रास्ते भी 3 ही थे: टैक्स, जमा तेल, तेल कंपनियां। पहला मार्च में इस्तेमाल हो चुका है, दूसरा गिनती के दिनों का है, और तीसरा ये कि कंपनियां अभी घाटा उठाकर दाम रोके हुए हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि तेल का भाव $90 के ऊपर टिका रहा तो दाम 2 से 5 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। भाव अभी उसी लकीर पर खड़ा है, एक सहारा खत, दूसरे के दिन गिने हुए, तीसरा उधार पर। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कि ईरान अमेरिका वॉर का बिल कौन भर रहा है, क्योंकि हजारों अरबों करोड़ रुपए रोज जा रहे हैं। तो 28 जुलाई को समंदर में चलने वाले जहाजों को लेकर रिपोर्ट आई, जिसमें लिखा था कि दुनिया के जहाजों पर काम करने वाला हर 8वां आदमी भारतीय है। गिनती में 3,11,000। मंत्री जी ने इसे नए भारत की कामयाबी बताया, और है भी। लेकिन अगले ही दिन ईरान की नौसेना ने कह दिया कि हॉर्मुज पर उसका पूरा कब्जा है और उसकी इजाजत के बगैर कोई जहाज नहीं उतरेगा। अब आप जोड़िए, उस रास्ते से रोज सैकड़ों जहाज गुजरते हैं। जब दुनिया का हर 8वां नाविक भारतीय हो तो उन जहाजों पर भारतीय ही तो होंगे। कप्तान के केबिन में, इंजन रूम में, डेक पर। वहां खड़ा आदमी कोच्चि का है, मुंबई का है, विशाखापट्टनम का है, और उसके घर में कोई इंतजार कर रहा है। और यह पहली बार नहीं है। मार्च में भी हालात इतने बिगड़े थे कि विदेश मंत्रालय को दिल्ली में 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम खोलना पड़ा था।
और ईरान से लेकर खाड़ी तक हजारों भारतीयों को वहां से निकालना पड़ा। अब कंट्रोल रूम पर 8,890 फोन आए थे और ज्यादातर घर वालों के थे। और इनका सवाल क्या था? एक ही सवाल था, बच्चे हमारे कब वापस आएंगे। बस इतना सवाल था। एक और बात जो आपके लिए जरूरी है, खाड़ी के कई देशों में हमले की तस्वीर या वीडियो डालने पर सख्त कानून है और इसमें भारतीयों की गिरफ्तारी या भारी जुर्माना पहले भी हो चुका है। यानी वहां बैठा आदमी खतरे में तो है ही, लेकिन अपना डर भी नहीं बता सकता। भारत ने आज तक किसी का नाम लेकर नहीं कहा है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं, मजबूरी है। अमेरिका से हमें व्यापार और हथियार चाहिए, खाड़ी से तेल चाहिए और वहीं लाखों भारतीय कमाते हैं। ईरान से चाबहार बंदरगाह चाहिए, वो चाबहार जो हॉर्मुज बंद होने पर भारतीयों के निकलने का रास्ता बना था। और तीनों में से किसी को नाराज करने की गुंजाइश नहीं है। पर सवाल यह है कि चुप्पी की कीमत सरकार नहीं भरती। वो जहाज पर खड़े नाविक से लेकर आपके पेट्रोल पंप तक हर हफ्ते किश्तों में वसूली जाती है। और इसीलिए सवाल कि आगे क्या? देखिए, इराक के गुट ने वहां की सरकार को 7 अगस्त तक का वक्त दिया है। कहा है जवाब नहीं मिला तो वो खुद कार्रवाई करेगा। यानी अगली भिड़ंत की तारीख पहले से तय है। दूसरी तरफ ट्रंप बमबारी दोगुनी करके कह रहे हैं कि बातचीत जारी रहेगी। दोनों बातें साथ रखिए तो साफ है कि आगे भी यही चलेगा। थोड़ी बमबारी, थोड़ी बातचीत और फिर शांति और फिर ये रिपीट। अब तैयारी हिंदुस्तान को करनी है, क्योंकि तैयारी का मतलब बयान नहीं होता है। तेल इतना जमा हो कि 74 दिन नहीं, कम से कम 150-200 दिन चले, जैसे जापान ने 250 दिनों तक का तैयार किया। तेल आने के रास्ते खाड़ी के अलावा और भी हैं, वो भी सुनिश्चित किए जाए। और खाड़ी में काम कर रहे भारतीयों के लिए ऐसा पक्का इंतजाम हो कि अगर कोई समस्या आती है तो शून्य से कंट्रोल रूम ना खोलना पड़े, क्योंकि इसी बीच हमारे आधे से ज्यादा तेल उसी रास्ते से आएंगे। 3 लाख से अधिक भारतीय उन्हीं जहाजों पर काम करते रहेंगे और बिल हर महीने हम और आप भरते रहेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि वो बजता रहता है और सुनाई देना बंद होता है। तो सवाल ये नहीं कि आज अमेरिका और ईरान की जंग कब रुकेगी, सवाल यह है कि अगली बार जब रुकेगी तो क्या हम पिछली बार से बेहतर तैयार होंगे, क्योंकि पिछली बार तो नहीं थे। और हमें समझना भी यह है कि जंग उनकी है लेकिन बिल हमारा है, और ये तैयारी हम ही करनी होगी हमको बचाने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? कब तक ये दोनों एक दूसरे को मारते काटते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जाते आते अगर अब तक आप रुके हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है। थैंक यू, नमस्कार।